हेलो, नमस्कार। आप देख रहे हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की पेडागोजी है। आपकी सीरीज चल रही है। 400 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। यहाँ आपके 150 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। यहाँ पर आप अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं और इन चीजों को बार-बार पढ़ सकते हैं। ये आपके शिक्षा शास्त्र, ये आपके एमपी टेट हो, आपका किसी प्रकार का टेट हो, अन्य राज्य का टेट हो, सी टेट हो, सभी में आपकी बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता पड़ती है। आपकी पेडागोजी की यहाँ चलते हैं हम। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। जब आप टीचर बन जाओगे तो आप एक अच्छे टीचर बनने के लिए, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, हम यहाँ देखेंगे। पुस्तकों से उत्तरों को लिखाने पर देना। कह दो बस पुस्तक से उत्तर लिख लो, ये तो वैसे कहीं तक हद तक सही नहीं है। और आगे देखते हैं। समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना। विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना। जब बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछेगा और आप उसकी अनदेखी नहीं कर सकते हैं, ये एनसीईआरटी में लिखा है। आपको हाल ही में बच्चे की सुनना है और जवाब देना है। कहीं आपको हाल समझ में नहीं आ रहा कोई क्वेश्चन, तो आप बोल दोगे बेटा हम कल से मतलब रिसर्च करेंगे, इसे ढूंढेंगे, फिर हम आपको बताएंगे। तो अनदेखी नहीं कर सकते हैं। ये तो जो आपको क्वेश्चन एकदम ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही रॉन्ग है, उसे तो आप कम से कम हटा दीजिए, फिर वो चिंतन कीजिए, तो आपको अपना ऑप्शन मिल जाएगा। प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। ए रॉन्ग हो गया हमारा। ए और सी रॉन्ग कर दिया। बी का देखेंगे। समूह गतिविधि की बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना। मतलब पूरे समूह की गतिविधि पर ध्यान नहीं देना, एक बच्चे की गतिविधि पर ध्यान देना है। और फिर डी पर क्या है, डी में प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। इससे भी बेस्ट है कि प्रत्येक बच्चे के क्या करना है, संपर्क में रहना है, उसकी बारे में जानना है, उसको समझना है, उसको फिर आपको कार्य देना है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। डी ऑप्शन राइट होगा, बी भी आपका रॉन्ग होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे। जैसे कि आप अपनी कक्षा के बच्चे हैं, आपकी कक्षा के, और उनकी अवधारणा है कि आप, एक मिनट, उनकी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे। जैसे कोई अवधारणा बनाए बच्चे, बच्चे कैसे क्षेत्र से आ रहे हैं, बच्चे कोई वंचित परिवार से आ रहे हैं, वो एक अवधारणा बनाए कि नहीं हम तो बुक के ऐसे पैर छू लेंगे और बुक हमें याद हो जाएगी। नहीं, उसे कैसे, उनकी जो गलत अवधारणाएं बनी हैं उनको कैसे खत्म करोगे आप, यहाँ अपन देखेंगे। बच्चों को सूचनाएं लिखाकर उन्हें याद करने को कहेंगे। कहेंगे कि बेटा रोज याद करा करो, रोज पढ़ा करो, ऐसा लिख लो, इसी से याद हो जाएगा। ऐसा तो होगा नहीं, ये तो रट्टू तोता लिख के तो याद करेंगे नहीं वो। यदि बच्चों की अवधारणाएं गलत हों तो उन्हें दंड देकर। एनसीईआरटी में दंड देना तो आपको पता ही है, बिल्कुल वंचित है। दंड तो दे नहीं सकते कि उसने कुछ कहा कि नहीं मैम ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, दो धोकर पट्टी में, अरे ये सही, ऐसा नहीं कर सकते। उसे, उनकी पहले तो अवधारणाओं को समझना है आपको कि वो अवधारणा क्या है उसकी, फिर उस अवधारणा से ही जोड़ के सही अवधारणा को समझाना है कि बेटा ऐसा नहीं होता। अपन पढ़ेंगे तब ये चीज जरूरी है। अपन चलते हैं सी ऑप्शन पर। तथ्य आत्मिक जानकारी देकर, बच्चे को जानकारी देंगे। अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देंगे। हम्म, क्या करेंगे, बच्चे को अवसर देंगे। अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ व्यक्त करने का अवसर देंगे। पहले उनको कहेंगे वो अपनी अवधारणाएं पूरी सुना दे, आप सुनेंगे उनकी अवधारणाएं, उनको समय देंगे, उनको अवसर देंगे, वो कैसी अवधारणाएं बना है, वो कैसी समझ है, उनकी कैसी सोच है, किस संस्कृति से आए हैं, और उनकी पूरी सुन के फिर आप उसको अपने लिहाजे से एक अच्छे तरीके से उसे समझाएंगे, जो उसके उसके लिए रचनात्मक हो, उसके लिए पढ़ने से संबंधित हो। फिर आप उससे लर्न करवाओगे, चीजों को समझाओगे। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ना डांटना है, ना बच्चों को मारना है, ना बच्चों से गलत बोलना है, एनसीईआरटी में बिल्कुल ही मना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है। जब बच्चे गलती करते हैं उसके लिए सबसे उपयुक्त है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो उपयुक्त है, यहाँ देखेंगे। गलतियों से बचने के लिए बच्चों को अनुकरण करना चाहिए।
बच्चों की गलतियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उन्हें कठोर दंड दिया जाना चाहिए ताकि वे गलतियां ना करें। बच्चों को कभी भी आप एनसीईआरटी में क्वेश्चन आ जाए, कठोर दंड नहीं देना बच्चों को। क्या नहीं करना है? कठोर दंड बच्चों को नहीं देना है। ये बात का आप ध्यान रखना विशेषकर। बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि वे उनमें विचार करने की क्षमता नहीं होती है। हर बच्चा वैज्ञानिक है, पियाजे ने कहा है। ऐसा नहीं है कि बच्चे में क्षमता नहीं है इसलिए वह गलती कर रहा है। बच्चे की गलतियां एक खिड़की के समान होती हैं, यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं। ये क्या कर रहे हैं? डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कि बच्चे में क्या है, जो बच्चा गलतियां कर रहा है, वे गलतियां एक खिड़की के समान होती हैं, यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं। बच्चा किस प्रकार सोचता है, बच्चा कहाँ पर गलती कर रहा है, आप उस चीज को देख सकते हो, फिर उसको वहां भरपाई कर सकते हो, सुधार सकते हो बच्चे की गलतियों को। इसलिए गलती से बच्चा सीखता है, सूझ बढ़ती है। जब समस्या आती है बच्चे की, गलतियां बच्चे के अधिगम को कमजोर नहीं बनाती और मजबूत बनाती हैं। बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है। उनके माता-पिता प्रारंभ अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं। यह प्रश्न आवश्यक रूप से क्या दर्शाता है? ये बात तो सही है कि एक तो उनमें आनुवांशिक की क्षमता होती है, याद करने की, चीजें अर्जित करने की, भाषा इसलिए अर्जित करते हैं और फिर उनके माँ-बाप उनको सिखाते हैं। पियाजे ने कहा है तो बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है और बच्चे में एक यंत्र है। बच्चे में क्या है? एक यंत्र है। ऐसे मान लो आप मोबाइल ले आए और मोबाइल में आपको नया मोबाइल लेकर आए हो आप और आप उसमें आपने व्हाट्सएप डाउनलोड कर लिया, फेसबुक डाउनलोड कर ली, तो वो मोबाइल में ऐसा आपको फेसबुक डाउनलोड करने के लिए और आपका व्हाट्सएप डाउनलोड करने के लिए उसमें पहले से यंत्र है, उसमें पहले से वो जगह बनाई गई है। अब वो आपने जो डाउनलोड करे वो आपका एनवायरनमेंट हो गया, पर्यावरण होगा, उससे आपने डाउनलोड कर लिए और जो उसमें पहले से था वो उसका आनुवांशिक था, जो कंपनी ने बनाया था। तो ऐसे ही बच्चों के अंदर होता है। इसका हम देखेंगे क्या कौन सा ऑप्शन है, कैसा क्वेश्चन है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, एक असत प्रक्रिया है। भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव है। प्रकृति और पोषण पर बहस है। बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा है। आप यहाँ देखेंगे यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ प्रकृति और पोषण पर बहस हो रही है। प्रकृति और आपकी पोषण पर। पोषण आप प्रकृति जो मतलब वंशानुक्रम जो आया है उसके साथ वो क्षमता है उसमें अर्जित करने की भाषा की, फिर उसके माँ बाप ने उसे सिखाया है, उससे अर्जित हुई है उसकी भाषा, तो वो उसका पोषण हो गया, उसे ऊपर से मिला है। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रगतिवादी शिक्षा, जिसमें प्रगति हो बच्चे की। अनुबंधन और पुनर्बलन के सिद्धांत पर आधारित है। पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है क्योंकि वे ज्ञान का एकमात्र वैध स्रोत हैं। इस मत पर विश्वास करती है कि शिक्षक को अपने उपागम में दृढ़ता रहना चाहिए और वर्तमान समय में बिना दंड का प्रयोग किए बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता। ये तो गलत ही हो जाएगा। समस्या समाधान और आलोचना आत्मिक चिंतन पर अधिक बल देती है। पूछा क्या है आपसे, आप ध्यान से दोबारा देखेंगे क्वेश्चन क्योंकि लेंथी हो जाता है। प्रगतिवादी शिक्षा, जो प्रगतिवादी शिक्षा है आपकी, वो आपसे क्या कह रही है कि अनुबंधन और पुनर्बलन के सिद्धांत पर आधारित है। प्रगतिशील जो प्रगतिवादी शिक्षा है, प्रगतिवादी शिक्षा क्या होती है? बच्चा सबसे मोस्ट है, बच्चा समस्या समाधान करना सीख रहा है। क्या बच्चा समस्या समाधान करना सीख रहा है? वो मोस्ट है। समस्या समाधान आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। बच्चा आलोचनात्मक चिंतन कर सके, कोई उससे बच्चे से बुरा बोल गया, बच्चे से गलती हो गई तो उस पर भी बच्चा चिंतन करेगा मुझसे गलती हो गई, मैं कैसे सही करूं। ऐसे नहीं कि गलती हो गई तो उसे डर के घबरा के वो चिंतन करना छोड़ दे, समस्या का समाधान करना छोड़ दे, वो उसमें बल आ जाने चाहिए और समस्या समाधान करने की शक्ति। वो ही प्रतिभाशाली बालक है। ऐसा नहीं है कहीं से उसने रट लिया, याद कर लिया, फिर स्कूल में लिखे आया, अच्छे नंबर आ गए, वो नहीं। उसके पास समस्या आई, समस्या का समाधान करना सीख गया और समस्या आलोचनात्मक जो उसके साथ नेगेटिव जो व्यवहार हुआ, किसी ने बुरा बोला या उससे कॉन्सेप्ट नहीं हो रहा पूरा, उससे गलतियां हो गई हैं, तो उन गलतियों को उसे क्या करना है, उसे चिंतन कर कर
उसे उसको सही करना है, उस समस्या का समाधान करना है, जो आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है ये। तो आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 मिनट में पढ़ा रहे हैं आपको, क्योंकि आप देखेंगे 50, 156 लिंग जेंडर पक्षपात की ओर संकेत करता है। इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो लिंग जेंडर पक्षपात की ओर संकेत करता है? अनुवांशिक विभिन्नताएं जो लड़कों और लड़कियों में मौजूद हैं, स्त्रियोचित और पुरुषचित विशेषताओं में सापेक्षिक रूप से स्वयं का बोध, अपने शरीर विज्ञान के कारण लड़कों और लड़कियों के बीच विभिन्नताओं की स्वीकृति, सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना। क्या है? डी ऑप्शन आपका राइट है। क्या है इसमें कि संस्कृति के कारण, मतलब हमारे संस्कृति में ऐसा होता है कि लड़कियों को ज्यादा दूर नहीं भिजाएंगे, या लड़कियों के बाल ही रखाना पड़ेंगे, लड़कियों को चोटी करना पड़ेगी। ये हमारी किसने बनाया? सब समाज ने बनाया। ये सब ऐसा तो कोई नहीं है कि पहले से आया है कोई। तो ये क्या है? सब ये जेंडर पक्षपात में आता है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि जिस पर आधारित है वह क्या होगा आपका? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम, शिक्षण की विधियों का सिद्धांत, विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, शिक्षण के समाज शास्त्री सिद्धांत। खेल की बात हो रही है। जब खेल से बच्चे का क्या होता है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम तो होता ही है। सबसे ज्यादा खेल से क्या होगा? बच्चे की जो वृद्धि है, वृद्धि में विकास दो होते हैं। विकास तो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है, और वृद्धि कब तक चलती है? जब तक शरीर का विकास होता है, जो 18-19 साल तक बच्चे का विकास होगा। तो विकास में क्या होगा? वृद्धि में क्या होगा? बच्चे की वृद्धि किससे कहेंगे? ये भी आपको ध्यान करना चाहिए कि जो चीज हम माप सकते हैं, लंबाई, चौड़ाई, वजन, जो बच्चे का बढ़ेगा, जो बच्चे का बॉडी में जो परिवर्तन आएंगे, वो वृद्धि हो गई। विकास, उसका विकास तो मानसिक विकास हो सकता है, भावात्मक विकास हो सकता है, ज्ञानात्मक विकास, बुद्धिआत्मक विकास, जो विकास में आएंगे जी चीजें। तो खेल से क्या होता है? बच्चे के विकास और वृद्धि दोनों ही मनोविज्ञान सिद्धांत है, और दोनों में विकास होता है बच्चे का। इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हैं। इस संदर्भ में वह क्या करेगी? क्या कह रही है? टीचर कह रही है कि वो है, मेरे विद्यार्थी बहुत समझदार हैं, अच्छे हैं, आंतरिक मतलब खुद के मन से पढ़ते हैं, खुद के मन से चिंतन करते हैं, खुद के मन से समस्याओं को समाधान करना सीख गए हैं। मुझे बाहर से उन्हें प्रेरित नहीं करना पड़ता, या डांट कर या दंड या पुरस्कार के द्वारा, ये मुझे नहीं करना पड़ता है। मेरे बच्चे ऐसे अच्छे हैं। अब देखेंगे, सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के एक समान मान को उल्लिखित करना, इस प्रकार की अधिगम गतिविधियों की योजना बनाना जो अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहन देती हैं। अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम प्रक्रियाओं पर ध्यान देना, वस्तु रूप में पुरस्कार प्रस्तुत करना, पुरस्कार तो नहीं करना है, अंतिम परिणाम पर ध्यान देने की बजाय, मतलब ऐसे नहीं कि आपने जो एग्जाम होता है वार्षिक, आपका 1 साल में एक बार जो एग्जाम हुआ, जो उस पर ध्यान दोगे, बच्चे का कितना आया, कितना नंबर आए, कितना सही किया, कितना गलत किया, फिर जब आप क्या कर सकते हो? जब तो कोई सुधार नहीं सकते, तो अंतिम परिणाम पर ध्यान देने की बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देती है वो मैडम। उनकी कौन सा बच्चा कितना सोच पा रहा है, कितना कर पा रहा है, और ये व्यक्तिगत वो करती हैं। तो जी बच्चे को क्या है? आंतरिक परिणाम मिलती है यहाँ से बच्चे को। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सजीव कक्षा स्थिति में निम्नलिखित में से सबसे अधिक संभावित है। ये आपके 4 ऑप्शन हैं। कभी कभार हंसी का शोर, पूर्ण रूप से शांति, शिक्षक छात्र वार्ता, विद्यार्थियों के बीच तेज आवाज में वार्तालाप। हमसे क्या पूछा है कि एक सजीव कक्षा स्थिति में निम्नलिखित में सबसे अधिक संभावित कौन सा है? सबसे अच्छा क्वेश्चन कौन सा है? कि कभी कभार हंसी का शोर होना चाहिए, पूर्ण रूप से शांति। देखो, पूर्ण रूप से शांति तो अच्छी नहीं होती है। क्लास में बच्चे बैठे हैं तो बातचीत तो करेंगे, सजीव तभी तो लगेंगे बच्चे जिंदा बैठे हैं।
शिक्षक और छात्र की वार्ता, ये भी ठीक है। विद्यार्थियों के बीच तेज आवाज में वार्तालाप और कक्षा में कभी-कभार हँसी, तेज आवाज में वार्तालाप। शिक्षक और छात्रों के बीच वार्ता होना चाहिए। वो आवाज़ क थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। इसमें क्या है, टीचर बच्चों से पूछेगा, बच्चे टीचर से पूछेंगे कि सर हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। तो यहाँ क्या है, इससे क्या है, बच्चों में पढ़ने का मन लगेगा और बच्चे पढ़ेंगे। सी ऑप्शन बच्चे का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा क्यों ज़रूरी है? हम क्यों पढ़ना चाहते हैं? क्यों ज़रूरी है शिक्षा? ये तो हर इंसान को पता होना चाहिए। शिक्षा का मतलब ये नहीं होता कि एक नौकरी लग जाओ, नौकरी करने लगो जाकर। शिक्षा का मतलब बहुत कुछ होता है। आप ये बात को समझेंगे। अच्छा नागरिक बनाना, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो समाज के लिए उपयोगी हों, व्यावहारिकता का निर्माण करना, उपयोग सभी। आप समझ रहे होंगे कि शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और बहुत महत्वपूर्ण है। हर इंसान को शिक्षित होना चाहिए और ऐसा नहीं है अपन ने बीए कर लिया, इंटर कर लिया, बीएड कर लिया। पढ़ाई के लिए हमको पढ़ना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए। नौकरी लगेगी अच्छी बात है, कहीं मान लो खुदा खास ना लग पाई तो आप एक अच्छे नागरिक बनोगे। ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो समाज के लिए उपयोगी होगा पढ़ने से, और आपका व्यवहार का निर्माण होगा तो सभी में आपके में व्यवहार में आपके में एक नई सोच आएगी आपको। तो आपका डी ऑप्शन आपका राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समावेशी शिक्षा के पीछे मूलधार क्या है? समावेशी शिक्षा के पीछे मूलधार क्या है? जो सभी बच्चे एक समान कक्षा में बैठ के पढ़ते हैं वह समावेशी कक्षा है। शॉर्ट से एक आपको वो हमने एग्जाम्पल दिया। समाज में विभिन्न भिन्नता और विद्यालयों के इस भिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। राइट है ये। प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक एक समान तथा मानकीकृत होना चाहिए। सबके लिए एक समान नहीं हो सकते, ऐसा है रॉन्ग का देना। सबके लिए एक समान क्यों नहीं हो सकते हैं? कोई बच्चा वंचित परिवार से आया है, कोई बच्चा विकलांग है, कोई बच्चा पढ़ नहीं सकता, सबको वो देख कर उसी के हिसाब से आपको पढ़ाना, वही समावेशी कक्षा होगी। हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर दया करना चाहिए, दया नहीं करना है। आवश्यकताओं और सुविधाओं तक उनकी पहुँच होनी चाहिए। नहीं, ऐसी कोई आवश्यकता, सुविधाएँ और पहुँच और दया नहीं करना है, सहयोग करना है उनका, सहयोग करना है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालय तो बिल्कुल नहीं खोलना, फिर वो समावेशी कक्षा नहीं कहलाएगी। इसलिए आपका ये ऑप्शन ही आपका राइट था, क्योंकि चारों ऑप्शन देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें छोटी-छोटी चीज़ों से एक ऑप्शन ऊपर और नीचे हो जाता है, तो क्योंकि वो उससे और अच्छा हो। तो ये ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया? जुड ने, राइस एवं कार्डमैन ने, विलोम वुंट ने, कॉलिंस ड्रेवर ने। ये प्रयोगात्मक जो विधि है वह जुड ने दी इसे सबसे पहले कि प्रयोग करके बच्चे को सीखना चाहिए। प्रयोग विधि बहुत ही अच्छी विधि है। गतिविधि आधारित शिक्षण पर बल देता है। गतिविधि आधारित शिक्षण पर बल देता है कौन? सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारिता। राइट है। निश्चित अवधि में गतिविधि पूरा करना, खेलने में अनुशासित कक्षा। गतिविधि क्या होती है? गतिविधि बच्चा करके सीख रहा है, बच्चा कुछ चीज को करके सीख रहा है, महसूस कर रहा है, प्रोजेक्ट विधि से सीख रहा है या बना के सीख रहा है कुछ चीज को, या ऐसे कुछ कहानी या पोयम बोल रहा है तो पूरी एक्टिविटी कर रहा है, हाथ हिला रहा है। इससे क्या होगा? अनुशासित होगा बच्चा। गलत है। खेलने की विधि है। निश्चित अवधि में गतिविधि पूरा करना है, ये तो बच्चे प्रेशर डालना होता है कि आपको 5 मिनट में। ये प्राइमरी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है कि निश्चित समय देना। प्राइमरी में तो बच्चे को खुल के समय दिया जाता है, ये तो प्राइमरी के बाद की चीज है निश्चित समय देना। सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी रहती है। हर विद्यार्थी, ऐसा नहीं है कोई सो रहा है, सभी विद्यार्थी सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप क्या अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं और पढ़ते रहें चीजों को। पढ़ के आप अपने ऐसे और शेयर भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और चीजों को पढ़ें। आपका आज पेपर नहीं है, आज कोई चीज नहीं है, सी टेट आने वाला है, आपका एमपी टेट है, तैयारी आपकी मजबूत हो जाएगी। परामर्श में सम्मिलित नहीं है।
बच्चे को परामर्श देने में एक ऑप्शन सम्मिलित नहीं है। बच्चे को धैर्यपूर्वक सुनना, बच्चे से मित्रतापूर्वक बातचीत करना, बच्चे के दृष्टिकोण को समझना, बच्चे को 5 में रखना। ये तो गलत है, बच्चे को इसका हमें देखना पड़ेगा। 165 यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया है। शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी है, नहीं 64 परामर्श में सम्मिलित नहीं है। बस इतना ही है, परामर्श में सम्मिलित नहीं है। अच्छा, इसका डी ऑप्शन देखना है हमको। बच्चे के अनुशासन, बच्चे को अनुशासन में रखना, बच्चे को अनुशासन में रखना क्या आएगा यहाँ? बच्चे को अनुशासन में रखना। 5 गलत लिख दिया। बच्चे को अनुशासन में रखना क्या पूछा? बच्चे को अनुशासन में रखना, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। हमें पूछा परामर्श में क्या नहीं है, यही रॉन्ग है। बच्चे को अनुशासन में रखना, बच्चे को धैर्यपूर्वक सुनना, सही बात है। बच्चे से मित्रतापूर्वक बातचीत करना, सही बात है। बच्चे के दृष्टिकोण को समझना, सही बात है। बच्चे को अनुशासन में रखना, बच्चे को प्रेशर में रखना कि नहीं तुम हिलोगे नहीं, डुलोगे नहीं, ये नहीं करोगे। टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, तो क्या हो जाता है, अनुशासन में रखना है आपका राइट होगा। डी ऑप्शन राइट है और ये तीनों आपके सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी है कठोर अनुशासन बनाए रखना, विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराना। कठोर शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है, ये देखना है। कठोर अनुशासन बनाए रखना, ये तो बिल्कुल गलत है। मुख्य जिम्मेदारी नहीं हो सकती, कठोर अनुशासन नहीं बनाना। बच्चे बड़े नन्हे मुन्ने होते हैं 1 से 5 तक, उनको प्यार से पढ़ाना है। विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराना, ये राइट है आपका। पाठ योजना तैयार करना और उसके अनुसार पढ़ाना, ये भी ठीक लग रहा है। अथा संभव क्रियाकलापों का आयोजन करना। हमें पूछा है शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी, हमें पेडागोजी में यही देखना पड़ता है कि सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। तो विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराना, पाठ योजना तैयार करना, उसके अनुसार पढ़ाना, ये इसी में आ जाएगा। इसी में तो विभिन्न अधिगम शैलियों को, इसी में पाठ योजना आ गई। यथा संभव क्रियाकलापों का आयोजन कराना, क्रियाकलाप भी इसी में आ जाएगा। तो बी ऑप्शन, ये सभी को अपने अंदर समाये हुए हैं, सब कार्य इसी में हो रहे हैं, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है जब विद्यार्थी विषय में रुचि लेते हैं, शिक्षक को विषय का गहन ज्ञान हो, विद्यार्थी को उनके मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए, एक ही विषय वस्तु को बार बार दोहराया जाए। जो ऑप्शन बिल्कुल गलत लग रहा है उसे काट दो। एक ही विषय वस्तु को बार बार दोहराना, ये आपका शिक्षण प्रभावी नहीं होगा यहाँ पर। अब शिक्षक को विषय का ज्ञान हो, ये तो बात सही है, शिक्षक को विषय का ज्ञान होगा तभी शिक्षक पढ़ा पाएगा, ये बात भी सही है। विद्यार्थी के विषय में रुचि हो, विद्यार्थी ऐसा कुछ पढ़ाओ जिसमें विद्यार्थी रुचि ले, ऐसे बोलते हैं ना, जो विद्यार्थी जो पहले से जानता हो, विद्यार्थी से पूछो, उसकी व्यक्तिगत वार्तालाप करो बच्चे से कि आपके आस पेड़ पढ़ा रहे हो तो आप देखो बेटा आपके आस पास कौन सा पेड़ है, आपके घर में कौन सा पेड़ है, तो बोलेगा मेरे घर में जो पेड़ है, तो उसी पेड़ को लेकर पढ़ाओ, उसी पेड़ को समझाएंगे। जो अधिकतर बच्चे बोल रहे हैं कि हमारे पास ये वाला पेड़ है, तो आप उसी पेड़ को लेकर ज्यादा समझाएंगे तो बच्चे को समझ में आएगी, क्योंकि वो पेड़ को वो जानते हैं। तो उनसे क्या करना है, तो विषय का गहन ज्ञान भी होना चाहिए, बच्चे रुचि भी ले, विद्यार्थियों को उनके मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए, जो जिसमें बच्चे रुचि ले, और जो तो आपको ज्ञान होगा तभी तो आप पढ़ा पाओगे, और जिसमें वो रुचि ले उसको पढ़ाना है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है, सी ऑप्शन ये सभी से बेस्ट है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चीजों को पढ़ते रहें। देखो पढ़ने में कष्ट तो पड़ता है, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई इतनी आसान है, पढ़ने में कष्ट पड़ता है, मगर आज कष्ट उठा लोगे तो आपका जीवन बाद में सफल हो जाएगा। इसलिए पढ़ाई करते रहें अपनी रेगुलर। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है? प्रगतिशील शिक्षा के, अब इनका भी आप बार बार पढ़ोगे तो आपको ध्यान आ जाएगा कि जॉन डीवी के अनुसार, वाइगोस्की के अनुसार, पियाजे के अनुसार, थोड़े थोड़े अलग अलग अपने अपने सबने तर्क दिए हैं और सबका अपना अपना नजरिया है। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है, अपितु इसका कर्षण
संवर्धन करना चाहिए। कक्षा में विद्यार्थियों को निरीक्षण करना चाहिए, ना कि सुनना चाहिए। कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही गलत है। कुछ ऑप्शन तो ऐसे होते हैं कि इन पे तो बिल्कुल एनसीईआरटी ने बिल्कुल अलग से लाइनें लिख के दी हैं कि ये नहीं होना चाहिए। कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं है, कक्षा में प्रजातंत्र ही होना चाहिए। कक्षा में विद्यार्थियों को निरीक्षण करना चाहिए, ना कि सुनना चाहिए। तो निरीक्षण अकेला करेंगे विद्यार्थी, सुनेंगे नहीं, सुने तो सब समझेंगे। कुछ तो बिल्कुल गलत है। आपका राइट ऑप्शन होगा यहाँ ए। ऐसे इतना बुरा तो कोई भी नहीं कह सकता है कि 2 ऑप्शन है जैसे तो। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, खुद जिज्ञासु होना चाहिए, ऐसे आपके जॉन डीवी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों का एक कोने में बैठना। गलत है, ये कोने बाल केंद्रित शिक्षा है। बच्चा ऐसे घर में बच्चा बच्चा अपने आप को केंद्र में मानता है। बच्चा कहता है माँ ऐसी बात मेरी सुनो, पापा मेरी सुनो, वही प्रगतिशील बच्चा होगा। एक कोने में बैठा होगा, चाहे स्कूल हो चाहे घर हो, तो बच्चा कभी प्रगतिशील हो ही नहीं सकता। और यहाँ बाल केंद्रित शिक्षा की बात करिए। प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, प्रतिबंधित जहाँ बच्चे के लिए प्रतिबंध होंगे वहां बच्चा अधिगम नहीं करेगा। वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं हो, ये तो बिल्कुल ही गलत है। बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, बच्चे कुछ चीजें हस्तपरक हो, बच्चे करके सीख रहे हैं, कुछ चीज बना रहे हैं, वो आते हैं बच्चे घर बना लेते हैं, वो बॉक्स बॉक्स से जोड़कर उसे गाड़ी बना रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी हो जिनसे बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, करके कुछ सीख रहे हैं, तो बच्चे ये आपकी बाल केंद्रित शिक्षा में आएगा। बच्चे खुश होकर उस चीज को करेंगे। बच्चों को डांट फटकार बिल्कुल नहीं लगाना है अभी। प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? शिक्षक सूचना और प्राधिकरण से प्रवर्तक होते हैं। ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। अधिगम तथ्यों के एकत्रीकरण और कौशल में प्रवीणता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है। परीक्षा मानदंड और संदर्भित और बाह्य होती हैं। क्या पूछा? प्रगतिशील शिक्षा में से कौन सा कथन से संबंधित है? प्रगतिशील कहाँ हो रहा है बच्चा? प्रगतिशील कहाँ हो रही है कक्षा में? शिक्षक सूचना और प्राधिकार से प्रवर्तक होते हैं। बस शिक्षक सूचना देंगे और अपने प्रवचन सुनाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, गलत है। परीक्षा मानदंड संदर्भित है और बाह्य, परीक्षा मानदंड अकेले कितना आया है और बाह्य से बच्चे को मिल रहा है, बच्चे ने नकल कर ली, ऐसा तो होता नहीं है। अधिगम तथ्यों के एकत्रीकरण और कौशल में प्रवीणता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है। ज्ञान प्रत्यक्ष है, अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। यहाँ तक ये ठीक था। अधिगम तत्वों को एकत्रीकरण और कौशल में प्रवीणता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है। एक तो एकत्रीकरण नहीं होता, ज्ञान अलग अलग तरीके से आता है, कभी खेल से, कभी विज्ञान विधि, कभी पढ़कर, कभी सुनकर, और सीधे मार्ग पर नहीं चलता कभी भी कौशल ज्ञान। बच्चे का हमेशा आप देखेंगे, बच्चे का हमेशा ऐसे ऐसे ज्ञान चलेगा, क्योंकि वह सीधा नहीं चलता है। आज बच्चा स्वस्थ है, कल बीमार हो गया या उसका छूट गया या किस वजह से पढ़ नहीं पाया उसने, तो उसका ऐसे ऐसे चलता है। ऐसे बच्चे का कभी कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा कि उसका सीधा जाएगा हमेशा 100% और 100% आएंगे, सीधा कभी नहीं चलेगा, सीधे मार्ग पर नहीं चल पाएगा बच्चा। तो ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव है, ज्ञान करके सीखता है बच्चा। ज्ञान प्रत्यक्ष मतलब वो प्रगति जो करके सीखता है। ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव है, वो सहयोग से उत्पन्न होता है। जहाँ बच्चा भूल रहा है वहां उसे टीचर का सहयोग चाहिए, तो वही प्रगतिशील बच्चा होता है। प्रगतिशील वो बच्चा नहीं होता उसके हमेशा ही 99% आ रहे हैं, 90% नहीं आ सकते एक बच्चे के पूरी हमेशा हर साल 1 से 5 तक या हर तिमाही 6 माही में, क्योंकि कुछ ना कुछ बच्चों के साथ लगा रहता है। मगर बच्चा ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा है, सहयोग से सीख रहा है, तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ये थोड़े उलझे हुए वो होते हैं, आप थोड़ा अच्छे समझोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं रखता? एक अलग है सबसे। प्रश्न उत्तर सत्रों को संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, प्रश्न उत्तरी क्विज पर परिचालित करना, स्वयं आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। यह पूछा है कि 3 ऑप्शन एक से हैं और एक ऑप्शन आपका अलग है। आप देखेंगे प्रश्न उत्तरों सत्रों को संगठित करना, यह प्रश्न उत्तर के जो सत्र है उन्हें संगठित कर रहे हैं। किसी विषय पर विद्यार्थी को प्रतिक्रिया को लाना, किसी विषय पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है बच्चा। प्रश्न उत्तरी क्यूज परिचालित करना, यहाँ एक सब प्रश्न उत्तर की बात हो रही है। यहाँ स्वयं आकलन की कौशल को प्रतिमानित करने की बात हो रही है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ अलग दिया गया है। डी ऑप्शन अलग है। 3 ऑप्शन आपके एक से थे बिल्कुल। कक्षा में भावी अनुभव के लिए अध्यापक को चाहिए
छात्रों को जो चाहे करने दे, छात्रों के साथ कठोर व्यवहार करे। देखो छात्र जो चाहे वो करने दे, एक भावी अनुशासन के लिए ऐसा नहीं है, छात्र को प्यार से ही समझाना है। जो छात्र चाहे वो नहीं कर सकते, तो छात्र बच्चे उद्यमी होते हैं, बहुत कुछ कर जाएँगे, आपको पता ही है। छात्रों के साथ कठोर व्यवहार नहीं करना है। छात्रों को कुछ समस्याएँ हल करने को दे, उनसे नरमी व दृढ़ता व्यवहार करें। ना नरमी करना बच्चों से ज़्यादा और ना जाना बच्चों से कठोर दृढ़ता व्यवहार करना है बच्चों से। बच्चों को क्या करना है, बच्चों को कुछ ऐसा दे दो कि वो उसमें बींज जाएँ। बच्चे से कहो कि भाई ये तुम 2 सवाल ले लो इन्हें, या राइटिंग करो, या आप आपस में एक-दूसरे से प्रश्न पूछो, उसे उनको काम दो और वो उन समस्याओं को हल करने में लग जाएँगे। तो बच्चे शोर भी नहीं मचाएँगे, ऊधम भी नहीं करेंगे और बच्चे एक अनुशासन में भी बैठे रहेंगे और अपना काम करते रहेंगे, अपनी समस्याओं को हल करने करेंगे। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। छात्रों को कुछ समस्याएँ हल करने के लिए दी जाए, ना उनको ना नरमी, ना डाँटना, ना कठोर व्यवहार, ना उनको अपने आप छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्याख्या व्याख्या अनुमान अथवा नियंत्रण परिकल्पना का लक्ष्य है। व्याख्या अनुमान अथवा नियंत्रण से क्या संकेत मिल रहा है, किससे संबंधित है? पारंपरिक तर्क है, आगमन आत्मिक तर्क है, निगमन आत्मिक तर्क है, वैज्ञानिक पद्धति है। पारंपरिक तो वो आपकी पद्धति थी, वो कौन-सी थी जो पहली थी? रट कर याद करना, ड्रिल करना बार-बार, जो व्यावहारिक वादिक सिद्धांतवादियों ने कहा है, वो पारंपरिक तर्क है। तो पारंपरिक तर्क तो ये व्याख्या, अनुमान लगाना, अनुमान बच्चा कब लगाता है? जब बच्चा कुछ करता है, कुछ सीखता है, परिकल्पना करना, अपनी कल्पना कर रहा है, वो कैसा होगा, या कोई कहानी सुन के आया है, कोई घटना सुन के आया है, उसे सुना रहा है, तो परिकल्पना करना अच्छी बात होती है, अनुमान लगाना अच्छी बात होती है। आगमन आपको पता है, आगमन और निगमन विधि, आगमन विधि जो उदाहरण से नियम की ओर जाता है वो आगमन विधि होती है, नियम से उदाहरण की ओर जाता है वो निगमन विधि होती है। यहाँ डी ऑप्शन आपका राइट होगा, वैज्ञानिक पद्धति। क्या होगा? वैज्ञानिक पद्धति के जो शब्द हैं आपके, वैज्ञानिक पद्धति से पढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? अधिगम मतलब होता है आपका सीखना। आप देखेंगे यहाँ पर, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वतंत्रता को बढ़ावा, सहायता देना, मतलब बच्चा स्वयं करके सीख रहा है, उसे सहायता देना। समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना, एक पर नहीं टिके रहना, बच्चों को बहु तरीके से सिखाना है, बच्चे को अलग-अलग चीज़ों से सिखाना है, एक जगह नहीं टिके रहना है। क्लास कालांश की अवधि को 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा देना। क्या-क्या पूछा था आपसे कि अधिगम हेतु सहायक है, तो क्या करेंगे? अच्छा पढ़ाने के लिए जो पीरियड की अवधि आपकी 40 मिनट है, उसे 50 मिनट कर देंगे, वो सही रहेगा। बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या बढ़ा देना। परीक्षाओं की संख्या बढ़ाने से कुछ नहीं होता कि आप और परीक्षा लेने लगो, ये भी गलत है। 40 मिनट से 50 मिनट कर दो, आपको उनके अधिगम को पढ़ाने के तरीके को सुधारना पड़ेगा। तो आपके 2 ही ऑप्शन आपके गलत होगा, डी और सी। अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वयं बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं, बढ़ावा व सहायता देना है, आपका ये ऑप्शन सही है। समानता बनाए रखना और एक चीज पर टिके रहना, ये भी आपका गलत था। 40-50 मिनट भी गलत है और ये भी आपका गलत है। ये ऑप्शन आपका राइट है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अध्यापकों द्वारा बच्चों को स्वयं सत्ता, बच्चे स्वयं को बढ़ावा व सहायता देना। ये बार-बार आ रहा है, घुमा-फिरा के आ रहा है क्वेश्चन में कि बच्चे स्वयं करें कोई चीज़ को, मगर उन्हें स्वयं भी स्वतंत्र नहीं छोड़ना, आप वहीं रहना, आपको सहायता देना, टीचर को सहायता देना, बाद से बच्चे का अधिगम, एक बेहतर अधिगम बच्चे का हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थी के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तत्व अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। क्या पूछा है कि बच्चे कोई व्यवहार है, बच्चे के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थी के घर का वातावरण को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो ये बच्चा वहीं से 1 से 5 तक बच्चा सीख के आता है। इससे प्राप्त सूचनाओं को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। ये बात सही है, अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? रचनावादी सिद्धांत है ये। आप देखेंगे, रचनावादी सिद्धांत है, ये कष्ट के विष्ट है, सामाजिक रचनावादी सिद्धांत है, व्यवहारवादी है या
पारिस्थितिकीवादी। आप एक बात देखेंगे, बच्चा कहाँ की बात हो रही है? घर की। जब घर के वातावरण में बच्चा सीखता है, तो घर में उसके पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स के और कज़न होते हैं जो पड़ोसी हैं या बगल के रिश्तेदार हैं, तो बच्चा घर से सीख रहा है। घर से सीख रहा है, तो घर से जब सीखने की बात आएगी, तो बात आएगी समाज की। कहाँ की आएगी? समाज की। बच्चा रचनावादी जब होता है, जब बच्चा कुछ करके सीख रहा होता है, कहीं भी विद्यालय में कुछ बनाकर, कोई प्रोजेक्ट करके सीख रहा है, वो घर में सीख रहा है, तो सामाजिक रचना आएगी उसकी। क्या आएगी? सोशल सोशल कस्टिकेट आएगा उसका। तो आपको ये भी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट ऑप्शन पर चलेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? समावेशी आप समझ ही गए होंगे, यहाँ पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। समानता की भावना का विकास, ये सही है। धनात्मक आत्मसम्मान का विकास, सही है। पॉजिटिव विकास हो बच्चों में कुंठा नहीं हो, बच्चों में घृणा नहीं हो कि हम विकलांग हैं, हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, इसलिए हमें अलग स्कूल में डाल दो, हम अच्छे बच्चों के साथ बैठ उठ नहीं सकते, इसलिए हमारी निंदा की जा रही है। तो बच्चों में क्या होगा? यहाँ धनात्मक मतलब पॉजिटिविटी आएगी बच्चों में नकारात्मकता नहीं आएगी, बच्चों में सकारात्मकता आएगी यहाँ रहकर। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास, विशेष बालकों को नैतिक आचरण को उठाना, उनका जो नैतिक आचरण है वो उठेगा, मगर यहाँ आत्महीनता की भावना का विकास, इसी को मिटाने के लिए तो यह समावेशी कक्षा लाए गए हैं। तो आत्महीनता का विकास नहीं होगा, आत्महीनता तो उनमें खत्म होगी, और उनमें तो क्या आएगा? आत्महीनता की भावना का, आत्महीनता नहीं आएगी उसमें, एक वो आएगा कि हाँ हम पढ़ सकते हैं, हम कर सकते हैं, हीनता नहीं आएगी उनमें। और उनमें क्या आएगा? उन्हें धनात्मक आत्मसम्मान आएगा, आत्महीनता नहीं आएगी, इसलिए सी ऑप्शन आपका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलना है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान रचनात्मकता सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है। करके सीखना, अध्यापक को सुनाना, अध्यापक कथित विषय वस्तु को दोहराना, अध्यापक तथा शिक्षार्थी के संबंध। ज्ञान रचनात्मक, जब रचनात्मक ज्ञान आएगा तो बच्चा करके सीखेगा, वहां करके सीखने से बच्चे में रचनात्मक ज्ञान की बढ़ोतरी होगी, रचनात्मक ज्ञान बढ़ेगा। निम्न कक्षाओं में पढ़ाते समय एक शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए। व्याख्यान विधि का, दत्त कार्य का, कहानी कथन को और समूह चर्चा को। हम पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। निम्न कक्षाओं में पढ़ाते समय, यह पढ़ाने की बात हो रही है। व्याख्यान विधि आ सकती है, कहानी विधि दत्त कार्य पढ़ाने में नहीं आ रहा है बच्चे का, समूह चर्चा पढ़ाने में नहीं। पढ़ाते समय बच्चे शिक्षक को प्राथमिकता किस चीज में देना चाहिए? व्याख्यान विधि तो टीचर व्याख्यान करता है, और समूह चर्चा टीचर खेल में बाद में देता है। अभी पढ़ा रहा है चैप्टर को, तो क्या करेगा टीचर? या तो व्याख्यान करके पढ़ाएगा, या कहानी कथन को समझाएगा। तो क्या भी पढ़ाते समय क्या का ध्यान देना चाहिए? कहानी कथन का, जो कहानी को पढ़ा रहे हैं, उस कथन को पढ़ा रहे हो, तो उसके एक एक अर्थ बताना, एक एक लाइन बताना, एक एक अर्थ बताना, समझाना कि इस कहानी में क्या है, इस कहानी के जो वाली लाइन का अर्थ क्या है, इन चीजों का अर्थ क्या है। तो यह जरूरी है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालक को कक्षा में नियमित आने के लिए प्रेरित करने का उपयुक्त सुझाव क्या है? कि बच्चा रोज स्कूल आए, इसके लिए क्या करना है? डांटना नहीं, डांटना, आलोचना करना नहीं, जुर्माना देना नहीं, प्रोत्साहन करना है। बच्चे को कहना है आप बहुत अच्छे हो, आप आ सकते हो, छोटा मोटा उसे पुरस्कार भी दे सकते हैं, दंड बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। तो प्रोत्साहन आपका ये तीनों ऑप्शनों से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होगा? विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए। और देखते हैं, अच्छे संप्रेषण कौशल होना चाहिए, विद्यार्थियों के हित का ध्यान रखना चाहिए, प्रभावी नेतृत्व का गुण होना चाहिए। चारों ऑप्शन राइट है यहाँ। अब इसमें से देखना है कौन सा एक अच्छे शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन से होंगे? सभी अच्छे हैं तो होना चाहिए। विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान हो उसे, अच्छे संप्रेषण कौशल हो, और क्या हो? विद्यार्थियों के हित का ध्यान रखना चाहिए, प्रभावी नेतृत्व का गुण हो। ये सब चीजें, एक अच्छा संप्रेषण कौशल होगा, एक आदान प्रदान अच्छा होगा उनका, विद्यार्थियों के हित का भी ध्यान रखेंगे, उनके नेतृत्व का गुण भी अच्छा होगा, और ज्ञान होगा तभी तो ये सब कर पाएंगे, नहीं होगा तो कर ही नहीं पाएंगे। तो इसमें आपका बी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें हित का भी होगा, और गुण भी होगा, ज्ञान भी होगा। अच्छे संप्रेषण कौशल मतलब आदान प्रदान, बच्चों से अच्छा कर पा रहे हैं, बच्चों से पूछ पा रहे हैं और फिर सुना पा रहे हैं, तो यह बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में उत्तम प्रणाली वह है जिसमें प्रश्न उत्तरी की आवश्यकता ना हो। उत्तम प्रणाली क्या? उत्तम प्रणाली पूछिए शिक्षण में उत्तम प्रणाली। अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछें,
छात्र शिक्षक से शंका समाधान करें, अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछें। हमें इसमें से बेस्ट बताना है, इसमें बेस्ट की ज़रूरत होती है कि प्रश्न उत्तरों की आवश्यकता ना हो। अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, छात्र शिक्षक से शंका समाधान करें, अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछें। तो आप देख रहे हो, वो अभी जो क्वेश्चन आया था भाषा सिर्फ बदली है एक अच्छे वा के लिए। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। इसमें क्या है कि अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछेंगे, दोनों में भाई संप्रेषण होगा, आदान-प्रदान होगा। कभी टीचर कहेंगे कि ये बताओ हमको, फिर छात्र कहेंगे सर हमको ये नहीं आ रहा है, आप हमको ये समझाओ। तो इनमें दोनों में होगा। बच्चे की शंका का समाधान भी हो जाएगा इसी ऑप्शन में। अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछ लेंगे इसी में, और प्रश्नोत्तरी की आवश्यकता ना हो, ये तो गलत है, ना हो। प्रश्नोत्तरी की आवश्यकता तो होगी, तो अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न आपस में पूछेंगे। डी ऑप्शन इन चारों ऑप्शनों में से राइट है। डी ऑप्शन सबसे अच्छा है, और प्रभावी नेतृत्व गुण के लिए डी ऑप्शन आपका राइट है। इसी प्रकार आप पढ़ते रहें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं और मजबूत बनाएं। और आपको कोई भी कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ आपको ऐसा लगे, कोई भी दिक्कत परेशानी हो, तो हमें कमेंट कर कर आप ज़रूर बता सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।